क्या ये बात सही है कि 65 में से 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे हमारी सुरक्षा फोर्सेस पहुंच नहीं सकती? क्या ये बात सही है 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है वो भारत के कब्जे के बाहर चली गई है? 18 राउंड मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत हुई है चीन के साथ, वो 18 राउंड में क्या निष्कर्ष निकला है? क्या ये बात सही है कि जितने बफर जोन बने हैं वो सारे बफर जोन भारत की सरजमीन में बने हैं? मैं जो अविश्वास प्रस्ताव हमारे सहयोगी श्री गौरव गोगोई जी ने रखा है उसका समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, किसी भी सरकार का मूल्यांकन 5 बिंदुओं पे किया जाता है। सबसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा, दूसरा आर्थिक विकास, तीसरा सांप्रदायिक सद्भाव, चौथा संस्थाओं की स्वायत्ता और पांचवा जो आपके कूटनीति रहती है या अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते रहते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इन 5 बिंदुओं के ऊपर पिछले 9 वर्ष में ये सरकार पूरी तरह से विफल रही है, क्योंकि ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को केंद्रित करते हुए इस सदन के समक्ष रखा गया है। इसलिए मैं जो मणिपुर की सामरिक संवेदनशीलता है उसको मुख्य रखते हुए अपनी बात इस सदन में रखना चाहता हूं। सभापति महोदय, जब हमारे इस गणराज्य की संरचना हो रही थी तो जो सरहद के राज्य थे उन सरहद के राज्यों को भारत के साथ और मजबूत तरीके से और संगठित तरीके से जोड़ने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए थे। धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए, धारा 371A नागालैंड के लिए, धारा 371 भी असम के लिए, धारा 371C मणिपुर के लिए, धारा 371F सिक्किम के लिए, धारा 371G मिजोरम के लिए और धारा 371H अरुणाचल प्रदेश के लिए। और क्योंकि मणिपुर एक तरफ म्यांमार लगता है, दूसरी तरफ नागालैंड, असम, मिजोरम के राज्य लगते हैं, तो इसलिए जब भी उत्तर पूर्व के किसी राज्य में जब वहां पे सामाजिक उथल पुथल होती है, जब वहां की अस्थिरता भंग होती है, तो सिर्फ जो असर है वो सिर्फ उस राज्य पे नहीं पड़ता, पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर पड़ता है। और इसका सीधा सीधा परिणाम यह है, इसका सीधा सीधा उदाहरण यह है कि मणिपुर में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं और जो आज भी चल रही हैं, उसके कारण मिजोरम में आह्वान किया गया कि जो मणिपुर के मूल निवासी हैं वो वहां से चले जाएं। नागालैंड से भी कुछ गड़बड़ियों की खबर आई। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी मणिपुर में, और इसलिए हम ये अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं कि उत्तर पूर्व के जब किसी भी राज्य में कोई गड़बड़ी होती है तो उसका बहुत ही नकारात्मक असर पूरे उत्तर पूर्व के ऊपर और भारत के ऊपर पड़ता है। सभापति महोदय, आपको याद होगा कि इसी सदन में आज से 4 वर्ष पहले धारा 370 को धाराशायी किया गया था और आज 4 वर्ष हो गए आपने एक प्रदेश को अवैध तरीके से तोड़कर 2 केंद्र शासित राज्य बनाए और उच्चतम न्यायालय में उसकी बहस चल रही है। उच्चतम न्यायालय में उसकी बहस चल रही है। अभी आज उच्चतम न्यायालय में उसकी बहस चल रही है। देखिए, मैंने किसी की बात में व्यवधान नहीं डाला है। सभापति महोदय, इनको बोलिए जरा धीरज रखें, सुनने की क्षमता रखें। तो मैं सभापति महोदय ये कह रहा था कि 4 वर्ष पहले 370 को धाराशायी किया गया
और आज तक 4 वर्ष में उस प्रदेश में चुनाव नहीं हुए हैं। उस प्रदेश में अभी तक जो इस सदन में वायदा किया गया था कि पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाएगा, वो पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा नहीं दिया गया। सभापति महोदय, मैंने जम्मू कश्मीर का जिक्र इस संदर्भ में किया था कि जब आप संविधान की धाराओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो उसका बहुत ही नकारात्मक और दूरगामी परिणाम निकलता है। मैंने इससे पहले ये बात कही कि मणिपुर के साथ म्यांमार की सरहद लगती है और दशकों से जो उत्तर पूर्व के अलगाववादी हैं वो म्यांमार में शरण लेते रहे हैं और म्यांमार का जो जुंटा है उसके जो रिश्ते हैं चीन के साथ वो पूरी तरह से जग जाहिर है और पूरी दुनिया उनके बारे में जानती है। और इसलिए जब भी उत्तर पूर्व में किसी तरह की कोई अस्थिरता होती है तो उसका असर सिर्फ देश में ही नहीं पड़ता, उसका असर जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके ऊपर भी पड़ता है। और इसी संदर्भ में मैं चीन के बारे में जिक्र करना चाहूंगा। वर्ष 2020 में अप्रैल में नियंत्रण रेखा के पार भारत की सरहद में घुसपैठ हुई और घुसपैठ एक जगह पे नहीं हुई, घुसपैठ 8 जगह पर हुई। वाई नाला, पैंगोंग, हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा, डेप्सैंग, नाकुला, यांगसी, अपर सुबनसिरी जो जिला है अरुणाचल प्रदेश का, एक थिएटर लेवल के ऊपर घुसपैठ हुई। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं, आज 37 महीने हो गए उस घुसपैठ को जारी हुए, क्या सरकार अभी तक ये सुनिश्चित कर पाई है कि इस घुसपैठ के पीछे चीन की राजनीतिक मंशा क्या है? और मैं सरकार से सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि सितंबर 2020 से जब से ये सदन मिला था कोविड के बाद, आज तक इस सदन में चीन के ऊपर चर्चा नहीं हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि ऐसी थिएटर लेवल की इंकर्शन हो, घुसपैठ हो और हमारे खुफिया तंत्र को पता ना लगे? क्या हमारा खुफिया तंत्र कहीं पे विफल रहा है? इसलिए सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है जो अधिकृत तौर के ऊपर एक सरकारी अधिकारी ने कही है, एक उच्च अधिकारी ने कही है कि 65 में से 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां पे हमारी सुरक्षा फोर्सेस पहुंच नहीं सकती? क्या यह बात सही है कि आपके ये जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स है हम को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वहां पे पेट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? क्या यह बात सही है? इसके कारण 2000 किलोमीटर जो भारत की सरजमीन है वो भारत के कब्जे के बाहर चली गई है। ये बड़े गंभीर सवाल हैं, जिन गंभीर सवालों का इस सरकार को जवाब देना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं कि 18 राउंड मिलिट्री टू मिलिट्री बातचीत हुई है चीन के साथ, और 18 राउंड में क्या निष्कर्ष निकला है? क्या यह बात सही है कि जितने बफर जोन बने हैं वो सारे बफर जोन भारत की सरजमीन में बने हैं? जितने बफर जोन बने हैं मिलिट्री टू मिलिट्री टॉक्स के बावजूद वो बनस्पत वो भारत की सरजमीन में बने हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो विदेश मंत्रालय के स्तर पे बातचीत चल रही है चीन के साथ, उसका क्या निष्कर्ष निकला? तो एक तरफ तो हमारे जांबाज सिपाही चीन का मुकाबला कर रहे हैं, 50-60 हजार लोग वहां पे सरहद पे तैनात है। दूसरी तरफ चीन के साथ जो हमारा व्यापार है वो बढ़ता ही जा रहा है। 2022 में हमारा ट्रेड डेफिसिट चीन के साथ 101.2 बिलियन यूएस डॉलर्स था। ये जो हमारे इंपोर्ट थे चाइना से वो 2021 में 97.5 बिलियन डॉलर थे, 2022 में 118.5 बिलियन डॉलर हो गए, और जो हमारे एक्सपोर्ट हैं वो 28 बिलियन डॉलर से घट के 17 बिलियन डॉलर रह गए। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो चीन हमारे खिलाफ आक्रमण कर रहा है उस आक्रमण करने के पैसे हम उनको दे रहे हैं ट्रेड डेफिसिट के थ्रू? तो इसलिए सभापति महोदय, ये जो सवाल हैं इनके ऊपर हम सरकार से जवाब मांगते हैं। और मैं आखिरी बात यही कहना चाहूंगा, सवाल बहुत हैं, संवाद की कमी है।